हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर क्लास 11 का हम लोग कर रहे थे। 2 पार्ट इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। अब तक ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे कि वो लोग भी सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर अच्छे से पढ़ लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, इससे हम लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है ऐसी अच्छी नई नई वीडियोस लाने के लिए। तो आइए अपना आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ओनर्स फंड के बारे में पढ़ा था। जब ओनर फंड लगाता है बिजनेस में तो वो हमारा ओनर्स फंड होता है। अगर ओनर्स के पास ही फंड नहीं है तो बिजनेस के लिए कहाँ से फंड्स अरेंज किए जाएंगे? बोरो किए जाएंगे या लोन लिए जाएंगे? तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि जब फंड्स को बोरो करके या लोन लेकर के अरेंज किया जाता है तो उसे हम बोरोड फंड बोलते हैं। और फंड्स को बोरो करने के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक्स, डिबेंचर्स, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं बोरोड फंड के बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिबेंचर से। जिस तरीके से ओनर्स फंड में हमने पढ़ा था कि ओनर शेयर्स इशू करता है फंड्स रेज करने के लिए, उसी तरीके से डिबेंचर्स भी इशू किए जाते हैं फंड्स को रेज करने के लिए। लेकिन शेयर्स और डिबेंचर्स में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं डिबेंचर होल्डर। क्रेडिटर्स का मतलब कि कंपनी इनसे मनी बोरो कर रही है जो कि फ्यूचर डेट पे यानी कि स्पेसिफाइड पीरियड पे रिपे कर देगी, यानी कि पैसा उधार लिया जा रहा है जो कि फ्यूचर डेट स्पेसिफाइड पीरियड पे रिपे कर दिया जाएगा। इसलिए डिबेंचर होल्डर को क्या बोला जाता है? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी बोला जाता है। और जो डिबेंचर्स इशू होते हैं वो लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल को रेज करने के लिए होते हैं। डिबेंचर्स आर एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। अब मीनिंग देखते हैं डिबेंचर का। मीनिंग क्या है? द डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी इज एन एक्नॉलेजमेंट। कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है वो क्या है? एक्नॉलेजमेंट है दैट द कंपनी हैज बोरोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, कि कंपनी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बोरो कर रही है विच इट प्रॉमिस टू रिपे एट फ्यूचर डेट, जो कि वो प्रॉमिस करती है कि वो फ्यूचर डेट पे उसे रिपे कर देगी। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि शेयर्स पे तो डिविडेंड मिलता था और वो इक्विटी शेयर्स पे क्या होता था? फ्लक्चुएट करता था अर्निंग के अकॉर्डिंग। क्या डिवेंचर्स पे भी डिविडेंड होता है? हाँ जी, डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट भी क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिवेंचर होल्डर को जो दिया जाता है। यानी कि डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अर्निंग कैसे भी हो, डजेंट मैटर, इंटरेस्ट कैसा रहेगा डिवेंचर होल्डर का? फिक्स रहता है। अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करते हैं। पहला है आइडियल फॉर सेफ इन्वेस्टर्स। डिबेंचर्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है जो कि लेसर रिस्क पे फिक्स इनकम चाहते हैं। इट इज प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स इनकम एट लेसर रिस्क, क्योंकि डिबेंचर्स पे फिक्स इनकम लेसर रिस्क पे मिलती है। नेक्स्ट है सुटेबल ड्यूरिंग स्टेबल अर्निंग्स। डिबेंचर इशू करना उन कंपनीज के लिए सुटेबल है जिनकी अर्निंग एंड सेल्स स्टेबल रहती है, क्योंकि डिबेंचर पे तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। तो द इशू ऑफ डिबेंचर इज सुटेबल इन द सिचुएशन व्हेन द सेल्स एंड अर्निंग आर रिलेटिवली स्टेबल। डिबेंचर इशू करना उनके लिए सुटेबल है जहां पे सेल्स और अर्निंग क्या रहती है? स्टेबल रहती है। नो लॉस ऑफ कंट्रोल। डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होते तो उनका मैनेजमेंट पे भी कोई कंट्रोल नहीं होता। इससे इक्विटी शेयर होल्डर के कंट्रोल का लॉस नहीं होता। इससे इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। डिबेंचर्स डू नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर ऑन मैनेजमेंट एज दे डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। फंड्स रेज करना डिबेंचर के थ्रू लेस कॉस्टली है एज कंपेयर टू प्रेफरेंस और इक्विटी कैपिटल, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है डिबेंचर पे वो क्या है? टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है। Raising through debenture is less costly as compared to preference or equity capital, as interest payment of debentures is a tax deductible expense. नेक्स्ट बात करते हैं डीमेरिट्स की। परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर इशू करके कंपनी पे एक तरीके का परमानेंट बर्डन आ जाता है इंटरेस्ट पे करने का।
ये कंपनी के लिए एक तरीके से रिस्की हो जाता है जब कंपनी की अर्निंग फ्लक्चुएट करती है। डिवेंचर पुट परमानेंट बर्डन ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी। देयर इज अ ग्रेटर रिस्क ड्यूरिंग फ्लक्चुएटिंग अर्निंग। जब कंपनी की अर्निंग फ्लक्चुएट करती है तो उस टाइम पे इंटरेस्ट देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो कंपनी के लिए ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है डिवेंचर इशू करना। नेक्स्ट है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन बोरोइंग कैपेसिटी। डिवेंचर इशू करके कंपनी की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है और वो फर्दर बोरो फंड्स नहीं कर सकती, यानी कि किसी और सोर्स से फिर फंड्स बोरो नहीं कर सकती अगर उसने डिवेंचर इशू कर दिए हैं तो। द इशू ऑफ डिवेंचर रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू फर्दर बोरो फंड्स। नेक्स्ट है रिपेमेंट ऑब्लिगेशन। डिवेंचर्स में रिपेमेंट की एक तरीके की ऑब्लिगेशन है, पे बैक करना ही पड़ता है उसे स्पेसिफाइड डेट पे, चाहे कंपनी किसी भी तरीके की डिफिकल्टी फेस कर रही हो, लेकिन उन्हें डिवेंचर को रीपे करना ही पड़ता है। द रिडीमेबल डिवेंचर हैव टू पे इट बैक ऑन स्पेसिफाइड डेट। जो रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं उन्हें पे बैक करना ही होता है स्पेसिफाइड डेट पे, इवन इफ द कंपनी इज फेसिंग डिफिकल्टीज। कंपनी चाहे किसी भी तरीके की डिफिकल्टी फेस कर रही हो, लेकिन उन्हें डिवेंचर्स की रीपेमेंट करनी ही पड़ती है स्पेसिफाइड डेट पे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक के बारे में। लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। बैंक्स तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे हमारे बैंक्स होते हैं और बैंक्स लोन भी देती है। ये बात भी आप लोगों को पता होगा कि बैंक से लोन लिया जा सकता है, कोई भी बैंक से लोन ले सकता है, ठीक है। क्या बैंक ऐसे ही लोन दे देती है जाओ और लोन ले लो? नहीं, बैंक को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, उसके अगेंस्ट बैंक लोन देती है। लोन इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म। फर्म कोई ना कोई एसेट की सिक्योरिटी रखवाएगी तब उसे लोन प्रोवाइड होता है। और जो यूजुअली कॉमर्शियल बैंक फंड्स प्रोवाइड करती है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए करती है, थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं प्रोवाइड करती है, थोड़े बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक डिपेंड ऑन फैक्टर्स। जो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि पीरियड ऑफ फाइनेंस, अमाउंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी, इन सब पे डिपेंड करते हैं। दे प्रोवाइड फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। कॉमर्शियल बैंक किसकी फॉर्म में प्रोवाइड करती है फाइनेंस? कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ओवरड्राफ्ट, इन सब की फॉर्म में प्रोवाइड करती है फाइनेंस। इसकी मेरिट्स की बात की जाए तो मेरिट्स में क्या है? पहला है हमारा मेंटेन बिजनेस सिक्रेसी। जो भी इंफॉर्मेशन बैंक्स को दी जाएगी वो उसे सीक्रेट रखती है, बोरोअर की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखती है बैंक। Secrecy of business can be maintained as the information supplied to the bank by the borrower is kept confidential। तो एक मेरिट है कि जो भी इंफॉर्मेशन बोरोअर बैंक को देगा वो क्या रखी जाएगी? कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। नेक्स्ट है लेस फॉर्मेलिटीज। इसमें प्रोस्पेक्टस, अंडरराइटिंग, ये सब इशू नहीं करना होता, तो फॉर्मेलिटीज क्या होती है? थोड़ी कम होती है। इजियर सोर्स ऑफ फंड है। फॉर्मेलिटीज सच एज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, अंडरराइटिंग are not required for raising loan from banks, therefore this is an easier source of funds. Next है flexible source. लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स। लोन के अमाउंट को इंक्रीज किया जा सकता है बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग, एंड कैन बी रिपेड इन एडवांस व्हेन फंड्स आर नॉट नीडेड। और उसे एडवांस में रिपेड भी किया जा सकता है, जब फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे रिपेड भी किया जा सकता है एडवांस में। तो कॉमर्शियल बैंक क्या हो गया? फ्लैक्सीबल सोर्स हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं डीमेरिट्स की। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। कॉमर्शियल बैंक जो लोन देता है वो शॉर्ट टर्म के लिए देता है या मीडियम टर्म के लिए देता है। फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड एंड इट्स एक्सटेंशन और रिन्यूअल इज अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट। अगर हम उसे एक्सटेंड कराना चाहें और रिन्यू कराना चाहें तो वो अनसर्टेन और डिफिकल्ट होता है। ये एक तरीके की इसके डीमेरिट है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट प्रोसीजर। कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग बैंक लोन इज डिफिकल्ट एज बैंक ऑफन मेक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बैंक्स पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी की सिक्योरिटी के लिए पूछ सकते हैं, पर्सनल श्योरिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना क्या है? डिफिकल्ट प्रोसीजर है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते क्या है? ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो बेसिकली बनाए किसके लिए जाते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स प्रोवाइड करने के लिए ही स्टैब्लिश किए जाते हैं।
The central and state government have established various financial institutions in the country to provide finance to business organization. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करे हैं कंट्री में जो कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC के बारे में तो आप लोगों ने भी सुना होगा। UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करी है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। और इन इंस्टीट्यूशन को हम लोग डेवलपमेंट बैंक्स भी बोलते हैं क्योंकि इनका एम क्या है, इन इंस्टीट्यूशन का एम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो इसे डेवलपमेंटल बैंक्स भी बोला जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। और ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है, मीडियम से लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इसकी मेरिट्स की बात की जाए तो मेरिट्स में पहला है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कॉमर्शियल बैंक में हमने पढ़ा था वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म प्रोवाइड नहीं करती। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स। असिस्टेंस इन बिजनेस, फंड्स प्रोवाइड करने के साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल, मैनेजरियल, टेक्निकल एडवाइस भी देती है और कंसल्टेंसी भी देती है बिजनेस फर्म को, यानी कि एडवाइजेस वगैरह भी देती है बिजनेस फर्म को। इजी रिपेमेंट स्कीम, लोन लेकर के उसे रीपे करने की भी इजी स्कीम है। रिपेमेंट की स्कीम भी क्या है, इजी है। रिपेमेंट ऑफ लोन कैन मेड इन इजी इंस्टॉलमेंट, जो हम लोन रिपे करेंगे वो इजी इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। इट डज नॉट प्रूव टू मच ऑफ अ बर्डन ऑन बिजनेस, जिससे कि बिजनेस पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता, यानी कि जो हमने लोन लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसे हम इजी इंस्टॉलमेंट पे रिपे कर सकते हैं, इससे बिजनेस पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता। फाइनेंस इवन ड्यूरिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन के टाइम पे जहाँ पे किसी भी और सोर्स से फाइनेंस अरेंज नहीं हो पाता, उस टाइम भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंड्स प्रोवाइड करती है। Finance even during depression, the funds are made available even during period of depression when other sources of finance are not available. जब बाकी sources finance के available नहीं होते, उस period में भी, depression के period में भी funds देती है financial institutions. Next इसके demerits की बात करते हैं तो demerits में पहला है difficult procedure. difficult procedure फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसीजर है। नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट मेक्स द प्रोसीजर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव भी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस भी हैं इसमें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत तरीके की रिस्ट्रिक्शंस रखती है बोरोइंग कंपनी पे, जो कंपनी लोन ले रही है उस पर बहुत तरीके की रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे, तो किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरोइंग कंपनी पे। अब बात करते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स की। क्या कंपनी लोन सिर्फ और सिर्फ बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है, डायरेक्टली पब्लिक से लोन नहीं लिया जाता? जी हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट पब्लिक से भी बोरो कर सकती है फंड्स। कैसे? पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू। पब्लिक डिपॉजिट्स में क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिट्स रेज करती है डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, तो उसे हम बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। यानी कि जब पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट करती है कंपनी में तो उसे बोला जाता है पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक डिपॉजिट्स दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, डिपॉजिटर्स के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। बेनिफिशियल टू बोथ द डिपॉजिटर्स एज वेल एज टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, पब्लिक डिपॉजिट डिपॉजिटर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है। अगर डिपॉजिटर वही पैसा बैंक में जाकर के डिपॉजिट करता है तो उसे उस पर कम इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वही पैसा कंपनी में डिपॉजिट करता है तो कंपनी में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो ये डिपॉजिटर के लिए बेनिफिट है, साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बैंक के थ्रू या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू पैसा बोरो करती है तो उसे इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, और अगर पब्लिक से बोरो करती है तो पब्लिक को इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। तो ये डिपॉजिटर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है।
Rate of interest offered on public deposit are usually higher than that of offered on bank deposits. वही बात है, पब्लिक डिपॉजिट्स पे पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है एज कंपेयर टू अगर वो बैंक डिपॉजिट करते हैं तो. Any person who is interested in depositing money in an organization can do so by filling up a prescribed form. अगर कोई पर्सन मनी डिपॉजिट करना चाहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फिल करके कर सकता है. पब्लिक डिपॉजिट कैन टेक केयर ऑफ बोथ मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस. पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है बिजनेस की, यानी कि ये शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है बिजनेस की. नेक्स्ट बात करते हैं मैरिट्स की. मैरिट्स में देखा जाए तो इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस नहीं है. तो ये जो मेथड है फंड रेज करने का ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. इट इज़ सिंपल मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस एट इट डज नॉट इन्वॉल्व लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड डज नॉट कंटेन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस. एंड सेकेंड है हमारा इकोनॉमिकल. ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है. मैंने आपको बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. अभी हमने बात करी थी कि इसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होती है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से चीपर होती है, लो होती है. कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली लो देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि पब्लिक को इन्हें इंटरेस्ट कम देना पड़ता है. जितना इंटरेस्ट ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देंगे उससे कम इंटरेस्ट पब्लिक को देना पड़ता है, तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है वो कम होती है पब्लिक डिपॉजिट्स की. नेक्स्ट है नो चार्ज ओवर एसेट्स, और इन्हें किसी भी तरीके की सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ती. जैसे कि हमने बैंक्स में पढ़ा था कि इन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ती है तभी लोन मिलता है ना, ऐसे किसी तरीके की एसेट पे भी चार्ज नहीं है पब्लिक डिपॉजिट में. पब्लिक डिपॉजिट डू नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. नो लॉस ऑफ कंट्रोल, डिपॉजिटर के पास किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं है, तो जो कंपनी का कंट्रोल है वो भी डायल्यूटेड नहीं होता, वो भी इफेक्ट नहीं होता कंपनी का कंट्रोल भी. तो नो लॉस ऑफ कंट्रोल एज द डिपॉजिटर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज नॉट डायल्यूटेड. नेक्स्ट लिमिटेशंस देखते हैं. लिमिटेशंस क्या है, अनसुटेबल फॉर न्यू कंपनीज. अब देखिए नई नई कंपनी खुलेगी, उसका पब्लिक में इमेज बनना और पब्लिक का ट्रस्ट जीतना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए पब्लिक इतनी जल्दी से नई कंपनी में डिपॉजिट नहीं करती है, इसलिए पब्लिक डिपॉजिट न्यू कंपनीज के लिए अनसुटेबल है. दिस मैथड इज नॉट सुटेबल फॉर द न्यू कंसर्न बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन देयर साउंड स्टैंडिंग. नेक्स्ट है अनरिलायबल. ये अनरिलायबल सोर्स है फाइनेंस का, क्योंकि जब कंपनी को मनी की नीड होती है तो पब्लिक कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं भी करती है, तो ये क्या हो गया, अनरिलायबल हो गया. नेक्स्ट है लिमिटेड फंड्स. पब्लिक डिपॉजिट कलेक्ट करना डिफिकल्ट है जब डिपॉजिट का साइज क्या हो, ज़्यादा हो. जब कंपनी को ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे पब्लिक डिपॉजिट कलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये लिमिटेड फंड्स के टाइम तो ठीक है पब्लिक डिपॉजिट, लेकिन जब साइज ऑफ डिपॉजिट लार्ज होता है, ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, उस टाइम पे ये काम नहीं करता है पब्लिक डिपॉजिट्स. नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट. अब बात कर लेते हैं ट्रेड क्रेडिट क्या होता है. ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है जब एक रिटेलर होलसेलर से सामान तो ले लेता है लेकिन उस टाइम उसकी पेमेंट नहीं करता. पेमेंट कब करता है, जब सामान उसका सेल आउट हो जाता है तब उसकी पेमेंट करता है उस सामान की. तो वो हमारा क्या हो रहा है, ट्रेड क्रेडिट होता है. ऐसा होलसेलर और रिटेलर के बीच में ही नहीं, बल्कि अगर एक फर्म दूसरी फर्म से सामान ले रही है और बिना पेमेंट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं. ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट. यानी कि एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से गुड्स एंड सर्विसेज तो ले रहा है लेकिन उसकी इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहा. इट इज कॉमनली यूज एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का सोर्स है. The volume and period of credit extended depends on factors such as reputation of the purchasing firm, financial position of the seller, volume of the purchases, past record of payment and degree of competition. क्रेडिट देने का पीरियड और उसकी वॉल्यूम कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि परचेजिंग फर्म की रेपुटेशन कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है सेलर की. परचेजिंग फर्म की रेपुटेशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है सेलर की, वॉल्यूम ऑफ परचेजेस, पास्ट रिकॉर्ड पेमेंट का और डिग्री ऑफ कंपटीशन, इन सब पे डिपेंड करती है क्रेडिट देने की वॉल्यूम और क्रेडिट देने का पीरियड.
कि कितना और कब तक क्रेडिट देना है, ये सब इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये बात हो गई ट्रेड क्रेडिट की। अब मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स क्या है? ये एक तरीके का कन्वीनियंट सोर्स है, कन्वीनियंट एंड कॉन्टिन्यूस सोर्स है फंड का। रेडी अवेलेबिलिटी, अगर सेलर को कस्टमर की क्रेडिट वर्थीनेस के बारे में पता है तो ये रेडीली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है हेल्प इन रेजिंग इन्वेंट्री लेवल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री लेवल को बढ़ाना चाहती है ये सोचकर कि आगे सेल्स वॉल्यूम नियर फ्यूचर में बढ़ सकती है, तो वो ट्रेड क्रेडिट के थ्रू फाइनेंस करती है। If an organization wants to increase its inventory level in order to meet expected rise in the sales volume in the near future, it may use trade credit to finance the same। यानी कि अभी वो सामान खरीद के रख लेगी, आगे जाके शायद उसकी सेल वॉल्यूम बढ़ जाए, ये सोच करके तो वो ट्रेड क्रेडिट का यूज़ करती है। नो चार्ज ऑन एसेट, इसमें भी किसी भी तरीके का एसेट एज अ सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता क्रेडिट लेते टाइम। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द फर्म वाइल प्रोवाइडिंग फंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड क्रेडिट की डीमेरिट्स के बारे में। पहला है रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग। जब हमें पता है कि हमें सामान मिल जाएगा और हम पेमेंट बाद में कर सकते हैं, अभी पेमेंट करने की नीड नहीं है, तो इससे क्या हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग का रिस्क हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इजी एंड फ्लैक्सिबल ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज में इंड्यूस अ फर्म टू इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग विच में ऐड टू द रिस्क ऑफ द फर्म, जो कि फर्म के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि हम इन्वेंट्री का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे ये सोचकर कि फ्यूचर में सेल्स हो सकती है। अगर इनकेस फ्यूचर में सेल नहीं हुई तो वो इन्वेंट्री का क्या होगा, तो ओवर ट्रेडिंग का रिस्क रहता है इसमें। नेक्स्ट है लिमिटेड फंड्स। ट्रेड क्रेडिट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड फंड्स जनरेट हो सकते हैं। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट। नेक्स्ट है कॉस्टली। फंड रेज करने के बाकी सोर्सेज से ट्रेड क्रेडिट क्या है, कॉस्टली है। इट जनरली द कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड एज कंपेयर टू द मोस्ट अदर सोर्सेज ऑफ रेजिंग मनी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को फिनिश कर लें। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए। वीडियो पसंद आए और सब समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि इसका जब भी नेक्स्ट पार्ट आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप चेकआउट कर लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच।